मेरी बेटी पागल थी। वह पूरा दिन बाहर घूमती रहती थी। मेरे पति ने तंग आकर उसकी शादी एक भिखारी से कर दी। वह मेरी बेटी को लेकर कहीं गायब हो गया। उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। काफ़ी साल गुजर गए थे। मेरे पति को लकवा आ गया और वह बिस्तर पर लग गया। हमारी हालत ऐसी हो गई, हम बिल्कुल भिखारी हो गए थे। मैं सड़कों पर भीख मांगने लगी। एक दिन मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी और उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उस दिन मुझे किसी ने भी एक भी भीख न दी थी। फिर तभी किसी ने मेरे हाथ पर हज़ारों रुपए रख दिए। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे सामने मैं बहुत खुश थी। जब मैंने अपनी एक बेटी को जन्म दिया। औलाद ज़िंदगी को पूरा कर देती है। मैं और मेरा पति बहुत खुश थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि मेरी बेटी आम बच्चों की तरह नहीं रोती। वह बहुत सुस्त थी। जब बड़ी होकर वह पढ़ने के काबिल हुई तब भी उसका यही हाल रहा। वह किसी के साथ भी नहीं खेलती थी। वह बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती थी। उसे जहाँ बिठा दिया करते वह वहीं बैठी रहती। स्कूल में भी किसी के साथ भी बोलती नहीं थी। फिर हमने उसकी यह हालत देखकर उसे डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने बताया कि वह दिमागी रूप से कमज़ोर है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी दिमागी रूप से कमज़ोर है और यह आम बच्चों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी दिमागी शक्ति ना के बराबर है। इसमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद मुझे कोई औलाद भी नहीं हुई। सारा दिन यही सोचती रहती कि मेरी बच्ची का अब क्या होगा, यह पूरा जीवन कैसे गुजारेगी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा मेरी बेटी की बचकानी हरकतें शुरू हो गई। मेरी बेटी अब 17 साल की हो गई थी। तब उसमें 7-8 साल के बच्चे जितनी हरकतें शुरू हुई। वह पूरा दिन घर में सामान बखेरती रहती और मैं पूरा दिन उन्हें समेटने में लगी रहती। देखने में मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी जो बचकाना हरकतें थी वह बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब थी। मैं उसे समझाती कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, दुपट्टा डाला करो, लेकिन जैसे ही मैं उसे दुपट्टा उड़ाती वह उसे उतार कर फेंक देती। दोपहर होते ही वह अपना बैट बॉल लेकर घर से बाहर निकल जाती और 10 साल के बच्चों के साथ बैट बॉल खेलने जाती। जब मैं उसे समझाती कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, इतने छोटे बच्चों के साथ मत खेला करो, तब वह नहीं समझती और छोटे बच्चों के साथ खेलने की जिद करती। एक दिन मैं उसे अपने साथ बाजार लेकर चली गई। वह खिलौनों की दुकान देखकर बाजार में मुझसे जिद करने लगी कि मुझे खिलौने ही चाहिए, लेकिन मैंने उसे खिलौने कैसे लेकर देती। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर भी वह जिद करती रही। मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटा मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और तुम चुप हो जाओ, मैं कल तुम्हें बाज़ार से खिलौने खरीद कर दूंगी। लेकिन वह सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी और अपने पैर ज़मीन पर मारकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बाजार में तो आते जाते लोग उसे देखने लगे और हंसने लगे। बहुत देर तक उसने बाजार में तमाशा कर दिया। अब लोग कहने लगे कि इतनी बड़ी बच्ची होकर भी कैसे जिद कर रही है, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। फिर मैंने दुकान वाले का सामान वापस किया और उसे खिलौने लेकर दिए। आगे से मैं उसे कभी बाजार लेकर नहीं गई और उसे जब भी मैं बाजार जाती घर में ही बंद करके चली जाती। लेकिन अब वह बड़ी हो गई थी। वह घर की दीवार को फांदकर चली जाती। कभी कभी तो वह पड़ोस में लगे अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़कर ले आती और बच्चों के साथ झगड़ती कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। वह ऐसी हरकतें करने लगती। मुझे बहुत दुख होता उसे देखकर कि मैं इसे कैसे समझाऊं कि बेटा अब तुम इन बच्चों के साथ खेलने के लायक नहीं हो। कभी छत पर चली जाती। वह छत पर उड़ती पतंग को देखकर और वह बहुत खुश हो जाती। एक बार तो पतंग कट गई और दूर चली गई। वह छत से उतरकर मैं काम में इतना बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं चला। वह घर से बाहर निकल गई और दोपहर हो गई, वह घर भी नहीं आई। मैं अड़ोस पड़ोस में उसे आवाज़ लगानी शुरू कर दी। फिर मैं घर में से बाहर निकली और मैंने सोचा कि शायद वह गली के बच्चों के साथ बैट बॉल खेल रही होगी। मैं उनके घर की कुंडी खटखटाई तो उनकी मम्मी बाहर निकली। मैंने पूछा कि मेरी बेटी आपके बच्चों के साथ खेल रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे तो घर में सो रहे हैं। मेरी तो यह सुनकर जैसे जान निकल गई। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी इतनी तेज़ धूप में और गर्मी में कहाँ होगी।
मैं थोड़ी और हिम्मत करके कहा कि नहीं भाभी, आप देख लो, कभी आपके बच्चों के साथ खेल रही हो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे तो सो रहे हैं और 4 बजे ही खेलने के लिए निकलते हैं। यह बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं घर की बैल बजा बजा कर 4-5 घरों में पूछ लिया कि मेरी बेटी को किसी ने देखा है क्या, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। अब तो बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ चली गई। मेरे पति ने कहा यहीं कहीं अगल बगल के बच्चों के साथ खेल रही होगी, तुम आसपास में ही देख लो, मैं आता हूँ, फिक्र मत करो। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए। मैं ज़ोर से रोई जा रही थी। फिर मेरे पति ने पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन वह नहीं मिली। दोपहर से शाम हो गई हमें अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वह नहीं मिली। अब शाम से रात भी हो गई। तब हम जिस गली में रहते हैं वहाँ बहुत पुराने समय से रहते हैं, इसलिए सभी हमें जानते हैं और हमारी बेटी की फ़िक्र में ढूंढने में सब हमारी मदद कर रहे थे। सब फिक्रमंद थे कि कहीं से बिटिया मिल जाए। मेरी बेटी को गए हुए बहुत टाइम हो गया था। मोहल्ले वाले कहने लगे कि आपको अब पुलिस में जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद हम पुलिस में गए और पुलिस भी आई। पुलिस वालों ने मेरी बेटी की तस्वीर देखी और कहने लगे कि आपकी बेटी पागल है क्या। यह सुनते ही तो जैसे मेरी जान निकल गई और दिल कर रहा था कि मेरा दिल अभी फट जाए। वह कहने लगे कि आपको पागल बेटी का ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक एक करके घर जाकर तो एक एक घर की तलाशी नहीं ले सकते, आपको उसे घर में बांध कर रखना चाहिए था। मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि मैं कहाँ से अपनी बेटी को ले आऊँ। पूरी रात हम पति पत्नी सोए नहीं। 2 दिन हो गए मेरी बेटी नहीं मिली। फिर तीसरे दिन हमें पुलिस वालों का फ़ोन आया और हमें उन्होंने अस्पताल में बुलाया। वहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़की जवान जिसकी इज्जत को रौंद कर उसे मारकर सड़क किनारे फेंक दिया था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो सफ़ेद चादर में लिपटी हुई एक लाश को देखा। मैंने धीरे से उसके मुंह से चादर हटाई तो मेरी चीख निकल गई। उस लड़की को बुरी तरह मारा गया था और उसके चेहरे को चाकू से गोदकर बिगाड़ दिया था। उसकी गर्दन को भी काट दिया था। मैं सोच रही थी कि कैसे बेरहम इंसान हमारे समाज में है, जिन्होंने जरा सा भी तरस नहीं खाया इस बच्ची पर। इसे कितनी बुरी तरह से मारा है। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं फूट फूट कर रोने लगी कि समाज में कितने बेरहम लोग हैं। पहले का वक्त कितना अच्छा था कि अगर किसी का बच्चा खो जाए तो उसे घर तक पहुंचने में पूरी जिम्मेदारी दिखाते थे। फिर तभी अचानक इंस्पेक्टर का फ़ोन आया और कहने लगा कि हमें सड़क पर एक रोती हुई बच्ची मिली है, आप आकर पहचान कर लें कि कहीं वह आपकी बेटी तो नहीं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि हे भगवान, मेरी बेटी को सलामत रखना और वह हमारी बेटी ही हो। हम भागे दौड़े इंस्पेक्टर के पास गए और देख के सामने हमारी बेटी थी, लेकिन उसकी हालत को देखकर मुझे उस पर बहुत रहम आया। उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े जगह जगह से फटे हुए। वह डरी सहमी सी एक कुर्सी पर बैठी थी। मैंने जाकर उसे देखा तो वह भागकर मेरे गले लग गई। मुझे लगा कि अपनी बेटी को न जाने कहाँ पर बैठा लूँ। उसको देखकर मेरा दिल फट गया और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह सुबक सुबक कर रो रही थी और इस पुलिस वाले की तरफ इशारा कर रही थी। हम अपने साथ अपने घर ले आए और नहला धुला कर उसको खाना खिलाया। उसको आए हुए बहुत देर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वह रोई जा रही थी। वह रोते रोते बोली, मम्मी, जब मैं छत पर पतंग देख रही थी तब एक पतंग कट गई और वह नीचे गिर गई। मैं छत से उतरकर नीचे उस पतंग के पीछे पीछे चली गई। जहाँ जहाँ वह पतंग जाती मैं उसके पीछे पीछे जाती। फिर वह बहुत दूर जाकर पतंग एक घर में गिर गई कि मैं उसे उस घर में चली गई और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक नौजवान लड़का निकला और मैंने उससे कहा कि मेरी पतंग गिर गई है, आप मुझे मेरी पतंग दे दो। उसने कहा ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी पतंग दे दूँगा। मेरे गले में दुपट्टा भी नहीं था। मेरी बेटी ने बताया कि उसकी नीयत ख़राब हो गई थी मेरी बेटी को बिना दुपट्टे के देखकर। उसने मेरी बेटी को लालच दिया कि वह उसे पतंग भी देगा और बहुत सारी टॉफ़ी भी देगा। इस लालच में मेरी बेटी उसके साथ उसके घर अंदर चली गई। फिर उसने मेरी बेटी की इज्जत को ख़राब कर दिया। फिर उसने उसे पतंग देकर घर से बाहर छोड़ दिया।
मेरी बेटी 3 दिन तक सड़कों पर सोती रही और सड़क पर भीख मांगती रही। वह रो रो कर कहती कि मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो, लेकिन उसे इतना होश नहीं था कि उसे अपने घर का पता हो। फिर एक इंस्पेक्टर ने उसे देख लिया और उसने उसे पहचान लिया कि यह वही लड़की है जिसके माँ बाप ने शिकायत दर्ज की है। फिर वह उसे अपने साथ ले गया। उसने भी उसके साथ बदतमीजी की और फिर हमें इन्फॉर्म कर दिया, आपकी बेटी पुलिस स्टेशन में है, आप उसे पहचान कर अपने घर ले जाइए। उसने मेरी बेटी को इतना डरा धमका दिया था कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसे मार डालेंगे। इसलिए मेरी बेटी डरी सहमी एक कुर्सी पर दुबक कर बैठी हुई थी। मेरी बेटी की यह जुबानी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई और मैं सोचने लगी कि जब देश का रक्षक ही भक्षक बन जाए तब देश की सुरक्षा कौन करेगा। वहाँ की बेटियाँ बहू कैसे इज्जतदार बनकर रहेंगी। अपनी बेटी की इस हालत पर मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। हम पति पत्नी चुपचाप अपनी बेटी की बातों को दबाकर बैठ गए, लेकिन हमारी बर्बादी का सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर कुछ दिन बाद वह इंस्पेक्टर हमारे घर आया और कहने लगा कि हमने कुछ मुजरिमों को पकड़ा है, आप अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो, पहचान कर लेगी कि किसने उसके साथ बदतमीजी की है। मैं समझ गई थी कि उसकी नीयत मेरी बेटी पर ख़राब है। उसने कहा, हमें कोई केस नहीं करना और हमें किसी को भी मुजरिम साबित नहीं करना। मेरी बेटी हमारे पास है और हमारे पास ही रहेगी, आप यह केस बंद कर दो। वह कहने लगा कि ऐसे कैसे बंद कर दे, नहीं होगा, पहले तो आप हमें परेशान करते हो और फिर बाद में मुकर जाते हो। मैंने कहा, हमें कोई केस नहीं करना, आप इस केस को बंद कर दीजिए। फिर वह गुस्से में आकर बोला कि आप अपनी बेटी को एक रात के लिए मेरे साथ भेजो, वरना फिर तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वह बुरी तरह जिद करने लगा और कहने लगा कि तुम अपनी बेटी को शराफत से मेरे साथ भेज दो, वरना मैं तुम्हारे पति पर कोई भी केस लगाकर जेल भिजवा दूंगा और तुम्हारी बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर ले जाऊंगा। हम पुलिस वाले कानून अपनी जेब में रखते हैं। उस कमीने ने मेरी पीछे छुपी बेटी को पकड़ा और अपने साथ ले गया, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं सोच रही थी कि काश मेरी बेटी बहुत पहले मर जाती तो यह दुख न देखना होता। वह माँ माँ कहकर चिल्लाने लगी। मेरी बेटी जो दर्द सह रही थी वह सहनीय दर्द था। मैं सोच रही थी कि काश मेरी बेटी मर जाए, उसे इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। फिर वह इंस्पेक्टर तो हमारे घर हर हफ्ते आने लगा। मेरी बेटी बीमार रहने लगी और वह पीली पड़ गई। मेरे पति और मैं बहुत परेशान हो गए। मेरे पति सोच रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, अपनी बेटी को किस तरह इस इंसान से बचाया जाए। फिर हमने सोचा कि हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन उस पागल से कौन शादी करता। तभी हमारे दिमाग में आया कि एक भिखारी हमारे घर के बाहर नौजवान लड़का है। हमने उसे उस रात अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन वह भिखारी भी उसे दिन के बाद उन्हें दिखाई नहीं दिया, वरना वो रोज़ उनके घर के सामने भीख मांगता था। अब रात को पुलिस वाला आया, उसकी लड़की को पूछने लगा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे इस घर से विदा भी कर दिया। वह खूंखार पुलिस वाला उन पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद वह पुलिस वाला उनके घर नहीं आया, लेकिन मैं भिखारी भी उसी दिन के बाद उन्हें दिखाई नहीं दिया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी बेटी को भिखारी के हवाले कर दिया। वे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हो रहे थे, सोच रहे थे कि हमने अपनी बेटी के साथ ये क्या कर दिया। मैंने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह भिखारी भी हमें कहीं नहीं मिला। अब मुझे चिंता रहने लगी कि न जाने वह भिखारी मेरी बेटी से क्या काम कराता होगा। पैसों के लालच में कहीं उसने मेरी बेटी को कोठे पर तो बैठा नहीं दिया होगा। मैं उसकी फिक्र में समय से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे घर में कमाने वाला मेरा पति था, जो पति लकवे का बीमार हो गया और मैं बहुत परेशान हो गई थी। कभी मुझे ऐसा लगता कि मेरी बेटी शायद सड़कों पर भीख मांगती फिर रही होगी। न जाने मेरी बेटी कितना दुखी होगी। मेरा पति तो बीमार हो गया था, घर में कमाने वाला वही था। उसके इलाज के लिए मैंने अपने सारे गहने जेवर सब बेच दिए थे। कुछ दिन तो मेरे पति की तनख्वाह से घर के खर्चे चलते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। वह तनक भी
तनख्वाह भी ख़त्म हो गई थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो कि सिलाई करके अपना गुजारा कर लेती। एक तरफ तो मुझे बेटी की चिंता सताती रहती और दूसरी तरफ मेरा पति बीमार होना। मुझे पता था कि मेरा पति मेरी बेटी की चिंता की वजह से ही इतना बीमार हुआ है, क्योंकि हम पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। भले ही वह पागल थी, लेकिन वह सारा दिन पापा पापा कहते नहीं थकती थी। मेरा पति भी उसे बहुत प्यार करता था। मेरे घर में खाने के लाले पड़ गए। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ काम कर लूं, लेकिन मुझे काम भी नहीं मिला। मैं लोगों के घर जाकर काम मांगा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। फिर मैं भिखारी के कपड़े पहनकर एक अस्पताल के आगे बैठकर भीख मांगने लगी। वहाँ से मुझे इतना मिल जाता था कि हम दोनों का गुजर बसर हो जाता था। फिर एक दिन मैंने देखा कि गाड़ी में यह वही इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी हालत को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह बहुत दुबला पतला हो गया था और अस्पताल के अंदर गया। मुझे वह जानने की इच्छा हुई कि आखिर इससे हुआ क्या है। मैं अंदर जाकर एक नर्स से पूछा कि इस आदमी को क्या हुआ है। उसने बताया कि यह आदमी एड्स का बीमार है। यह बातें सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रख लिए। मैं सोचने लगी कि मन इस दुनिया में है, मेरे जुर्म का हिसाब हो गया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी से आवाज़ नहीं आती, बस हिसाब हो जाता है। मैंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसे जुल्म करने वालों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए कि मौत भी मांगे और मौत भी ना मिले। फिर मैं हॉस्पिटल के बाहर आ गई और बैठ गई। उस दिन मेरे हाथ में कोई पैसे नहीं थे। मेरे पति की दवाइयों के लिए मैं बहुत बेबस और लाचार हो गई थी। तभी मेरे सामने आकर एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी की खिड़की खुली। गाड़ी से एक लड़की निकली और उसने कुछ रुपए मेरे हाथ में रख दिए। उन्हें लेकर मैं अपने पति की दवाइयाँ ली और घर चली गई। फिर अगले दिन वह गाड़ी फिर आई और इस बार उससे वह लड़की उतरी। उससे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़की मेरी बेटी थी। उसने मुझे बताया कि माँ जिससे मेरी शादी की थी वह एक पुलिस ऑफिसर है, वह भिखारी नहीं था। उसे मैं पहले से ही पसंद थी। उसने मुझसे शादी करके वह मुझे अपने घर ले गया। वह मुझे दोबारा लेकर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। वह मुझे अपने घर ले जाकर उसने मेरा इलाज कराया और मैं ठीक हो गई। अब कुछ दिन बाद हम वहाँ से आए हैं और जब मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए हैं, तब मैंने कहा कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना है और यह मुझे लेकर आ गए। मुझे इन्होंने यह सब बताने के लिए मना किया था। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी से सही सलामत मेरे सामने खड़ी है। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर वह अपने पापा से मिली और अब हम बहुत खुश हैं। उसके पापा का इलाज भी हो गया। हमारी खुशियाँ वापस मिल गई। हम बहुत खुश हुए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराइए।